अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अलामत क़यामत में से ये भी है कि हुकूमत और क़यादत कम अक़ल और बेवकूफ़ लोगों के हाथ में आ जाएगी, जो कि आजकल हम लोग खुद हमारी आंखों से देख रहे। दोस्तों, हमारे देश भारत की एक बहुत बड़ी तारीख है। इस सरजमीन पे हर दौर के ताकतवर लोग हुकूमत करने की कोशिश करे, जिसमें मुगल हैं, पुर्तगालीस हैं, डच लोग हैं और अंग्रेज भी इसमें शामिल हैं। ये सब बाहर के लोग अपने अपने दौर में इस सोने की चिड़िया पर कब्जा करने की कोशिश करे, मगर इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते आखिरकार भारत को 1947 में आज़ादी मिली और एक न्यू रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। इसके बाद हमारे हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर की ज़ेरे निगरानी में एक कमेटी बनाई गई, जिसके मेंबर्स ने घूम फिर के पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जायजा लिया और हमारे मुल्क भारत का दस्तूर बनाया। हमारे दस्तूर यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलरिज्म बोले तो हुकूमत तमाम मजहबों से दूर रहना और तमाम मजाहिब और मजहबी जमातों से इंसाफ के साथ सलूक करना। 1950 में जब हमारा दस्तूर लागू किया गया तो इसमें सेकुलरिज्म की हिफाजत के भी कानून बनाए गए थे। हमारे दस्तूर के प्रेएम्बल यानी पहले पेज पे ये लिखा गया है कि भारत एक आज़ाद, समाजवादी, सेकुलर और रिपब्लिक स्टेट है। लफ्ज़ सेकुलर का मतलब भारत एक नॉन रिलीजियस स्टेट है। और दूसरी बात ये लिखी गई है कि स्टेट का कोई मजहब नहीं होता। भारत का दस्तूर ये बोल रहा कि इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी मजहब इख्तियार नहीं कर सकती, लेकिन आज़ादी के इन 76 साल बाद हमारी मौजूदा हुकूमत फिर से मजहब को अपना रही और देश को भगवा रंग में रंगना चाह रही। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने आज से कई साल पहले ही इस बात की पेशेनगोई कर दी थी कि भारत में हिंदुत्व एजेंडा किस तरह से अपने एक्सट्रीमिज्म को पहुंचने वाला है। ये न्यू पार्लियामेंट हाउस, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का मंदिर भी बोलते हैं, किस तरह से इनके हिंदुत्व के एजेंडे को सच साबित कर रही, इस पर हम आज की पॉइंट्स में बात करने वाले हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। बात शुरू होती है साल 2019 में, जब मोदी गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी सरकार के जितने भी ऑफिस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिर से रिबिल्ड करना। प्रोजेक्ट को पूरा करने के वास्ते 20,720 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा। अब मोदी गवर्नमेंट के पास बीमारों के इलाज के वास्ते तो पैसा नहीं है, मगर इन बेकार के कामों के वास्ते दुनिया का पैसा है। 2019 में ये अनाउंस किया गया और 2020 में न्यू पार्लियामेंट हाउस की बुनियाद रखी गई, जिसमें पीएम मोदी भूमि पूजा भी करे। तो दोस्तों, मैं आपसे चंद की पॉइंट्स में बात करने वाला हूँ कि ये न्यू पार्लियामेंट किस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। पॉइंट नंबर 1, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के दिन प्रेसिडेंट कुछ नहीं बुलाए। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक ट्राइबल और लो कास्ट से बिलोंग करती हैं, इनको न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे फोटो में मैत रहना बोल के रहता कि नहीं तो उन्होंने होना बोल के बदमाशी को ऐसा करती कि नहीं मालूम, मगर उन्होंने इनॉग्रेशन के दिन इंडिया के प्रेसिडेंट कुछ नहीं बुलाए। महल्ले में दुकान का भी इनॉग्रेशन हुआ तो घर के बड़े को बुलाते, मगर इन्होंने हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्चा कर दे के पार्लियामेंट के हेड यानी प्रेसिडेंट कुछ नहीं बुलाए। इंडिया जैसे देश में अगर न्यू पार्लियामेंट हाउस बनता है तो इसको इनॉग्रेट करने का पूरा हक सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। कई को बोले तो प्रेसिडेंट मुल्क का पहला शहरी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का हेड रहता। जब भी पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होते तो सबसे पहले प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को अपनी स्पीच के जरिए शुरू करता, और जब तक किसी भी नए कानून पे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती तब तक वो कानून बनता ही नहीं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन का सबसे ज्यादा हक प्रेसिडेंट के पास ही है। लेकिन एक हकीकत जो शायद लोगों से छुपाई जा रही है वो ये कि प्रेसिडेंट मुर्मू एक ट्राइबल यानी आदिवासियों की जात से ताल्लुक रखने के साथ साथ बेवा भी है। द्रौपदी मुर्मू के हस्बैंड की 2014 में ही मौत हो गई थी। अब यहाँ पे इन लोगों का कास्ट सिस्टम को और हिंदुओं के अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे। अकॉर्डिंग टू हिंदू ब्राह्मण बिलीव्स, कोई भी बेवा औरत किसी भी फंक्शन में या खुशी के मौके पर हाजिर नहीं हो सकती और वहाँ की किसी भी चीज को वो टच भी नहीं कर सकती। ऐसी औरत को इन लोग कर्स्ड यानी मनहूस मानते। अगर ये लोग बुला भी लेते तो वो ब्राह्मण पुजारियां कहाँ से मानने वाले थे, जो निचली जात वालों को बर्दाश्त ही नहीं करते, फिर चाहे वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 2, डेट ऑफ इनॉग्रेशन। पॉइंट नंबर 1 पे तो सब बात करें, सोशल मीडिया पे चर्चा भी हुआ, अपोजिशन वाले भी खूब गुस्सा दिखाए, मगर पॉइंट नंबर 2 पर बात करने से शायद अपोजिशन भी शर्मा रही। तो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन उस दिन करे जिस दिन सावरकर पैदा हुआ। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सावरकर 28 मई 1883 को पैदा हुआ और इसी दिन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी किया गया। व्हाट ए कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस था, ये लोग होना बोल के ऐसा करे, ये तो आप समझ जा सकते। हिंदुत्व के लफ्ज को सबसे पहले सावरकर ही बोलना शुरू करा था
और सावरकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाली तंजीम हिंदू महासभा का भी मेंबर था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी के खत्म में भी सावरकर का ही हाथ था और इसे गिरफ्तार भी किया गया था। सावरकर जिसने हिंदू राष्ट्र का नजरिया लोगों के सामने पेश किया, वो खुद एक एथिस्ट था, किसी भी खुदा या भगवान को वो नहीं मानता था। ऐसे शख्स को बीजेपी और आरएसएस वाले अपना गॉडफादर मानते हैं और वो उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के लिए इस तारीख को डिसाइड करके इन लोगों ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत कर दिए। तो अब सवाल है कि ये सब नरेंद्र मोदी खुद कर रहे क्या? ये सब उन्होंने नहीं कर रहे, उन्होंने तो बस एक हिंदुत्व के एक प्रोडक्ट है। ये सब करने वाले इनके भी ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है। पॉइंट नंबर 3, सिंगोल को पार्लियामेंट में रखना। सिंगोल ये एक चांदी की बनाई गई छड़ी है जिसको सोने की कोटिंग की गई है। ये छड़ी जिसको सिंगोल बोलते हैं, तमिलनाडु के चोला किंगडम में एक आदमी से दूसरे आदमी को राजा बनाते वक्त देते थे। चोला किंगडम के अलावा कई दूसरे कौमों में भी इसको ताकत का सिंबल माना जाता था। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये पर्शिया के किंग है डोरस द ग्रेट। इनके हाथ में एक कमल का फूल और सिंगोल देखा जा सकता है। इसी तरह एक और फोटो में देख सकते हैं जो कि 1872 की एक पेंटिंग है। इसमें ब्राजील के किंग पेट्रो द सेकंड ने अपने हाथ में इसी सिंगोल, जिसको इंग्लिश में स्केप्चर कहा जाता है, इसको पकड़ा हुआ है। यानी जिस आदमी को ये दिया जाता उस आदमी को अपना राजा माना जाता था, यानी सारी पावर अब उसके हाथ में होती थी। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी इसको पार्लियामेंट में कहीं को लेके आए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये किसी को उस वक्त दिया जाता है जब किसी बंदे को पावर मिलती है, यानी उसे बादशाह बनाया जाता है। अब पीएम मोदी खुद को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर समझ रहे या भारत का बादशाह और तानाशाह समझ रहे, ये तो उनको कुछ मालूम। पॉइंट नंबर 4, पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा। अब पार्लियामेंट में एक अखंड भारत का नक्शा क्या कर रहा, जबकि भारत का अपना एक अलग नक्शा है, उसकी अपनी अलग बाउंड्रीज है और इसका अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आप न्यू पार्लियामेंट में आर्किटेक्ट्स के जरिए लगाए गए इस अखंड भारत के नक्शे को देख सकते हैं। अब वो कंट्रियां जो इस नक्शे में दिखाए गए, जब वो नक्शा देखेंगे तो क्या खुश होंगे, जिसमें मौजूदा नेपाल, बांग्लादेश, तकसीला जो कि पाकिस्तान में है, ये भी बीजेपी की मौजूदा गवर्नमेंट के हिंदुत्व एजेंडे को जाहिर करता है। पॉइंट नंबर 5, इनॉग्रेशन का पूरा हिंदू रिचुअल्स के मुताबिक होना। इस पूरी इवेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इनॉग्रेशन नहीं बल्कि किसी राजा की ताजपोशी हो रही है। पीएम मोदी का ये अमल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सख्त खिलाफ है, क्योंकि कंट्री का जो पीएम होता है उसका काम होता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। वो गवर्नमेंट का हेड होता है, वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का जिम्मेदार होता है और इसकी ड्यूटी ये होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की हिफाजत करे और किसी भी मजहब से खुद को और गवर्नमेंट को दूर रखे ताकि एक तरफा फैसलों से बच सके। लेकिन जब देश का पीएम खुद को राजा समझ ले रहा तो देश की तबाही तय है। आप देख सकते हैं कि किस तरह सेकुलरिज्म की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। पॉइंट नंबर 6, पार्लियामेंट का ट्रायंगुलर शेप में होना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट ट्रायंगुलर शेप में बनाई गई है। हिंदुइज्म में द लॉ ऑफ ट्रिनिटी को भी फॉलो किया जाता है, यानी ट्रायंगल के तीनों कोने इनके 3 भगवान यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को जाहिर करते हैं। और जब 2 ट्रायंगल्स को एक साथ ज्वाइन किया जाता है तो इसको शक्ति कोना कहा जाता है, जिसको यहूदी स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ब्राह्मण्स भी यहूदी नस्ल से ही ताल्लुक रखते हैं। Hindu is not even a Sanskrit word, which these boys would have called themselves coming from Abraham. Our in India, a camp is called an ashram. Another one of the sun's names is Aveda. The scriptures in India are called the Vedas. Another sun's name is Shiva. One of the 3 main gods in India is Shiva. Hinduism comes from the name Abraham. इसके अलावा ट्रायंगल हिंदुइज्म में मनुस्मृति के कास्ट सिस्टम को भी दर्शाता है। दलित और नीची नस्ल के लोग जिनको अनटचेबल भी कहा जाता है, जो ब्रह्मा के पांव से पैदा हुए, वो सब इस ट्रायंगल में सबसे नीचे हैं। यही मनुस्मृति और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ये फिर से समाज में लागू करना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 6 की पॉइंट्स में ये समझाने की कोशिश की है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस किस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को फैला रहा है। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट गलत लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारी जबान, तुम्हारी सकाफत और फिर तुम्हारे मजहब के ऊपर हमला होगा। तुम्हारा जुदा गोना तशख़्ख़ुस खत्म किया जाएगा। आज वो नारा लग रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुत्व हिंदुत्व। हिंदू एक कल्चर का नाम है, वो कल्चर इख्तियार करना पड़ेगा मुसलमान को अगर हिंदुस्तान में रहना है। वो अपने अलग सकाफत बरकरार नहीं रख सकता। ये तो अभी थोड़ा सा मरहला ऐसा है कि बीजेपी की हुकूमत वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं है, कोलिशन है। अब कोलिशन की हुकूमत में जाहिर बात है कोलिशन पार्टी दूसरी जो है उनकी राय को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, वरना इनके तो जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें शामिल था कि कॉमन सिविल कोड, ये क्या निकाह तलाक के जो अहकाम मुसलमान अपने अलहदा लिए फिरते हैं, मुसलमानों के तशख़्ख़ुस के लिए एक ही ये चादर और 4 दीवारी का हिसार जो रह गया है, इसकी वजह से इनका एक जुदागाना तशख़्ख़ुस कायम है।
इनकी एक अलग आइडेंटिटी है, खत्म करेंगे इसको। कॉमन सिविल कोड होगा, एक ही कानून होगा तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए। अगर वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, कोई जगह का काम नहीं हो, इसके ऊपर तो हमला होगा। अगर जिस रफ्तार से बीजेपी आगे आई है, अगर उसको पेशे नजर रखे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत उसकी आएगी। तो उनके तो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं, वो उनके ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी बातें रखी हुई है, वो तो उनके यहां तयशुदा है कि हमें करना है। ये अंदाज था असल में कि जिसमें मुसलमानों में ये एहसास पैदा हुआ और अल्लाह ताला ने तो, लेकिन करीब आकर उन्होंने हिंदू की ज़हनियत को देख लिया। तवील अरसे तक वो कांग्रेस के मेंबर भी थे, मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हो गया कि हिंदू की ज़हनियत वाकईतन ये इंसाफ नहीं करेगा, इससे किसी इंसाफ की तवक्को नहीं, फिर उनका वो अंदर जज्बा पैदा हुआ। लेकिन अब जब उन्होंने अपने घर का जायजा लिया, मुसलमान कौम का क्या हाल है, तकसीम है, तकसीम दर तकसीम है, मजहबी तफरीक है, फिरके वारियत है। फिर यह कि आज सुबह मुझसे एक बात करते हैं, कोई वादा करके जाते हैं, तो जाते ही सीधे गवर्नर को रिपोर्ट कर देते कि आज मैंने मोहम्मद अली जिन्ना से यह बात की। मायूस होकर वो अल्लाह का बंदा जाकर इंग्लिस्तान में आबाद हो गया था, इंग्लिस्तान में आबाद हो गया और हिंदुस्तान में आने का कोई इरादा नहीं।